नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट पेश किया है। मोदी सरकार ने इस चुनावी साल में बजट को संतुलित और योजनाओं से भरपूर बनाने की पूरी कोशिश की है। टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर के कृषि के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट को पेश करते हुए बजट में सरकार की 7 प्राथमिकताओं को गिनवाया है। किसानों को राहत देते हुए बजट में किसान सम्मान निधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए, बेरोजगारी को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश की बात कही है, जिससे नौकरियों के अवसर खुले। मोदी सरकार ने अपने इस पूर्णकालिक बजट में सीनियर सिटीजन्स के हितों को साधने के लिए भी वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर के 9 लाख रुपए कर दी है। बजट में सबसे अहम हेल्थ सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आईसीएमआर की लैब की देश में संख्या को बढ़ाना और 157 नर्सिंग कॉलेजेस को खोलना। हालांकि हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट इस बजट से ज्यादा सहमत नजर नहीं आए हैं। एक्सपर्ट का यह कहना है कि सरकार मेडिकल उपकरणों के आयात पर अगर राहत दे देती तो और अच्छा होता। अब कुल मिलाकर के इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को फिर से निराशाजनक बताया है और विपक्ष का कहना यह है कि यह चुनावी बजट है। महंगाई, बेरोजगारी, इसको नियंत्रित करने के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किए गए। तो बजट के अंदर एलोकेशंस जो किए गए हैं उसमें सरकार का कहना यह है कि यह समावेशी विकास के लिए इस बजट को यह सरकार लेकर के आई है, लेकिन इससे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो प्रोविजन इस बार सरकार कर रही है, विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है और विपक्ष का यह कहना है कि इसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, युवा, इन सब को कहीं फोकस में नहीं रखा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी प्राथमिकताएं बता दी गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया, बजट भाषण के दौरान भी, बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि चाहे आप मध्यम वर्ग के हों, चाहे आप किसान हो, आप नौजवान हो, हर एक क्षेत्र को कुछ ना कुछ इस बजट के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। Government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI.
तो वित्त मंत्री को आपने सुना। हालांकि टैक्स में जो आप कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके अलावा भी कई बड़ी ऐसी बातें हैं जिसके अंदर आज बजट के एलोकेशंस को किया गया है। तो कुल मिलाकर के वित्त मंत्री के द्वारा बजट को लेकर के बजट भाषण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए भी आपने देखा है कि कई अहम बातें कही गई। सुनवाते हैं आपको। इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज। तो प्रधानमंत्री को भी सुना आपने, वित्त मंत्री को भी सुना। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये बजट समावेशी है, सभी का ख्याल इस बजट में रखा गया है, लेकिन विपक्ष ने इस बजट के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही। हालांकि पहले तो उन्होंने ही कहा था कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं को देंगे, तो उनके 18 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उसके लिए कौन सा बजट है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसको और इसका गहन अध्ययन ना हो, ये चूंकि इलेक्शन है, 1 साल के अंदर में इलेक्शन है, 1 साल के आसपास है, उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, कॉमन मैन के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत पर चर्चा करके, टचिंग करके छोड़ दिया गया है, यानी मैं समझता हूँ बहुत 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 कुछ होना बाकी। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं,
और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। आप लोग सब पूछते थे बजट से पहले कि आपकी, मैं यकीन से कहता हूं बीते 8 वर्षों में उम्मीद के नाम पर नाउम्मीदी हासिल हुई है। एक सप्तर्षि मॉडल बता रही थी, इस सरकार को एक्रोनिम बनाने की आदत है। पहला है उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर आप बजट के प्रावधानों को देख लें, तो चलिए, कुल मिलाकर के सभी की बातों को आपने सुन लिया है। एक तरफ सत्ता पक्ष के दावे हैं, बजट को समावेशी और सभी के विकास का बताया गया है, तो वहीं विपक्ष को इस बजट से निराशा हासिल हुई। अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल, उसके बाद आज की इस अहम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल है कि 2023 के बजट से क्या 2024 को साधने की कोशिश है, क्योंकि विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये 2024 को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। दूसरा सवाल यह है कि अमृतकाल से जो पहले है ये बजट, इसमें किसानों के लिए क्या कुछ खास है। और फिर अहम सवाल यह भी है कि 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड जो देने की बात इस बजट के अंदर कही गई है, ये कितना अहम है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस पूरे बजट के बाद अब इस समय प्रदेश की जनता और देश की जनता के भी सामने है कि ये जो बजट है वो कितना लाभकारी होगा और इस बजट से जो लाभ है वो किस तरीके से मिल पाएगा आम जनता को, यही सबसे अहम बात है। तो कुल मिलाकर के बजट पेश हो चुका है। बड़ी बातें आपको बता देते हैं किसानों के लिए, जैसे देखिए पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मछली पालन, ये फोकस इस पर रहने वाला है, क्योंकि परंपरागत खेती से भी हटकर खेती को फायदे का सौदा बताया जाए या इसको बनाया जाए। कृषि सेक्टर में नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें और ज्यादा इसको फायदे के तौर पर जोड़ा जाए। कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग से कोष बनाने की भी बात वित्त मंत्री के द्वारा कही गई। कपास के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी कार्यक्रम योजना, इसको भी इस बजट के अंदर ऐलान किया गया। ये किसानों के लिए अहम क्या रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। पीएम किसान योजना में 2.2 लाख करोड़ का ट्रांसफर हुआ है, ये जानकारी भी, और इसके अलावा भी इस एलोकेशंस को आगे भी जारी रखा जाएगा। मोटे अनाज, क्योंकि मिलेट्स वर्ष है इस बार, आपने देखा है, इसलिए इसको श्री अन्न का नाम दिया गया है और इसमें भारत अग्रणी भूमिका में रहे और इसका फायदा भारत को मिले, इसलिए इसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। वैश्विक केंद्र बनाने के प्रयास भारत के लिए और तेज होंगे और हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र, उसके माध्यम से इसको और बढ़ाया जाएगा। अब राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज रहित जो ऋण है वो भी जारी किया जाएगा। तो ये अहम सवाल और अहम कुछ एलोकेशंस जो हमने आपको बताए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज की चर्चा में बढ़ते हैं, क्योंकि बजट को लेकर के सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसको प्रदेश के लिहाज से कैसे देखा जाए, जिस पर हम चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। विजयपाल अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजयपाल अहलूवालिया जी, बहुत स्वागत आपका। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका भी स्वागत। अशोक बुनानीवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है अशोक बुनानीवाला जी। अमीर उल्ला खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। अमीर उल्ला खान जी, आपका भी स्वागत। और सागर सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीए हैं। सागर सिंगला जी, आपका भी स्वागत है। आमिर उल्ला खान जी, सबसे पहले आज आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में जरा समझाएं, क्योंकि हम लोग तो लगातार जो मोटी बातें हैं वो समझ में आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो बजट है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में राहत पहुंचाने वाला है ये बजट? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाह रहा था कि जो ओवरऑल पिक्चर निकल के आती है इस बजट की, वो 2 तरह की है। एक साफ तौर पे ये नजर आता है कि गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि हमारी रोड, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारे हवाई जहाज ये बेहतर हो। इससे लोग भी आते हैं, इससे निवेश भी बढ़ता है और इससे व्यापार भी आसान होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा एक रकम अलॉट की गई है। आपने सुना होगा कि 10 लाख करोड़ उसमें गए। जी जी जी। दूसरी चीज जो बजट बड़े साफ साफ अंदाज में कहती है वो ये कि हमारा जो छोटा व्यापार है, जिसको एमएसएमई कहते हैं, आप सब लोग बार बार सुनते होंगे एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है छोटा व्यापार। जी जी। तो वो छोटा व्यापार जो कि पिछले 4-5 साल से बड़ा मंदी में चल रहा था, उसके लिए भी इस बजट ने खास तौर पे उस एक फोकस रखा है। और तीसरी
तीसरी बात जो नजर आती है बजट में बड़ी खुल के आती है, वो ये है कि इस बजट ने ये कोशिश की है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजट में खसारा, यानी गवर्नमेंट को कितना पैसा उधार लेना पड़ता है। तो जब लेती है तो उससे सरकार को बड़ी मुश्किलें होती हैं, और उससे ये होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, उससे रुपया की वैल्यू गिर जाती है, तो वो काबू में रखना जरूरी होता है। तो ये तीनों चीजों पे इस बजट ने बहुत क्लियर अटेंशन दिया है। जहां इस बजट की खामियां नजर आती हैं, जहां ये कमियां नजर आती हैं, वो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस बजट में ऐसे लगता है कि ये बजट इंडिया के 10% पॉपुलेशन के लिए है। वो 10% जो टैक्स देता है या टैक्स देने के काबिल है, वो 10% जो 25-30 हजार रुपए से ज्यादा कमाता है। 90% आबादी इंडिया में, ये नीति आयोग ने कहा है कि 90% आबादी ऐसी है जो 25,000 रुपए से कम कमाती है, यानी 3 लाख रुपए से कम। तो उनके लिए इस बजट में वो 90% के लिए हमें कुछ नजर नहीं आया। दूसरी बात ये कि जो स्वास्थ्य की बात आपने उसको समरी में कहा भी, लेकिन स्वास्थ्य में बड़ी अजीब बात ये रही कि स्वास्थ्य का जो बजट था वो बढ़ने के बजाय घट गया है। और तीसरी बात जो परेशान कुन है वो ये कि एजुकेशन में हम समझ रहे थे कि चूंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और नौकरियों के लिए पढ़ाई लिखाई और स्किल जरूरी है, हम सब समझ रहे थे कि उसमें बजट बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी घट गया है। और आखिरी बात ये कि मनरेगा का जो पैसा था, जो कि 3 साल पहले 90,000 करोड़ हुआ करता था, वो घटता हुआ 80,000 करोड़ हो गया था पिछले साल। इस साल हम ये समझ रहे थे कि वो बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल का खसारा भी है 15,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, लेकिन उसको घटा के वो उसको 60,000 करोड़ करना, ये एक बड़ी विचित्र बात है। इस साल जब हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है और जो ग्रामीण इनकम है वो पिछले 3-4 साल से लगातार गिर रही है। तो अगर आप देखें तो ये 3-4 चीजें हैं जो बजट ने बखूबी एड्रेस की हैं और अच्छी तरह एड्रेस की, और 3-4 चीजें हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा परेशान किया या डिसअपॉइंट किया। ठीक है अमीरुल्लाह खान जी, आपने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब आपने उसका जो है दोनों जो आप ये कह सकते हैं कि आयाम है वो बताएं। मैं सागर सिंगला जी आपका रुख करता हूं, आपसे भी मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि लोग केवल इतना समझ पाते हैं क्या महंगा हुआ, मुझे क्या मिला या इसको क्या मिला, या फिर हम इनकम टैक्स जिसको लेकर के मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि छूट है। लेकिन आप जरा समझाएं, ले मैन लैंग्वेज में हमारे प्रदेश की जनता समझे क्या मिला है इस बजट से। सर, इस बजट से देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली को इनकम टैक्स की जो रिबेट दी गई है उसके माध्यम से ये है कि उनको एक तरीके से टैक्स में बहुत छूट दी गई है। मतलब एक इंसान अगर देखा जाए नॉर्मल इनकम उसकी आय नॉर्मली 7 लाख से नीचे की तरफ मिलती है, पहले उसको 7 लाख से नीचे टैक्स पे एक भारी भरकम अमाउंट देना पड़ता था, लगभग 20-30 हजार रुपए के आसपास का टैक्स जाता था। वो अब उनको छूट दे करके एक तरीके से नील इनकम दिया गया है। ऊपर से जो गवर्नमेंट के स्लैब रेट इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं उसके अकॉर्डिंग माननीय निर्मला सीतारमण जी ने भी ये बात बोली थी कि जो 30% स्लैब रेट यानी 15 लाख से ऊपर की जो इनकम डाइवर्ट होती है लगभग उसमें 1 लाख रुपीस के आसपास की उनको टैक्स रिबेट मिली है, जिससे एक आम आदमी को बहुत अच्छी राहत का काम हुआ है, जिससे 1 लाख रुपए की वो एक एक्स्ट्रा सेविंग्स उसको वो कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी 7 लाख की रिबेट लेने के लिए उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी डिडक्शंस भी मिलती है, एटीसी की मिलती है, एटीडी की भी मिलती है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेता है या पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो उसके अलावा वो एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकता है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो एक इंसान लगभग 9 लाख रुपए की इनकम तक विदाउट टैक्स पे किए अपनी इनकम को अपने अकाउंट में रख सकता है और उससे कमा सकता है चीजों को लेकर के। बाकी इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स इस बजट के अंदर दिए हैं, जिनमें बेनिफिट में कुछ अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो जैसे सैलरी क्लास वाले को जिनकी 15.5 लाख रुपए से ऊपर सैलरी है उनको 52,500 रुपए और छूट दे करके एक उनको भी डिडक्शन का राहत दी है। लीव एनकैशमेंट में देखा जाए तो 25 लाख रुपए की करंट उन्होंने छूट दे दी है।
तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट बजट के तरीके से मिले जो एक आम आदमी के नहीं, लेकिन लोगों सागर जी को। क्या आपको लगता है कि ये बैलेंस है? क्योंकि सरकार को तो सबका ध्यान रखना है, जितना ध्यान वो उद्योगपतियों का रखेगी या जितना ध्यान वो ये रखे कि भाई देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर है, उतना ही ध्यान उसको ये भी रखना है कि आम आदमी भी जो परेशान हो रहा है कम से कम उसको राहत के तौर पर मिल जाए। क्या बैलेंस आपको नजर आता है, या माइनस पॉइंट ज्यादा है, पॉजिटिव कम दिखते हैं, या पॉजिटिव ज्यादा है, माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं सर, देखो पॉजिटिव बहुत ज्यादा चीजें हैं। अगर हम पहले की बात करी जाए सर, देखो रिफंड प्रोसेस होने में पहले 2-3 महीने लगते थे। आज की डेट में मैं कई चीजों से डिस्कशन करता हूं तो आज की डेट में मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही रिफंड प्रोसेस हो जाती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी हमारे कह रहे थे कि भाई 24 घंटे, मैं कहता हूं सर विद इन 1 आवर के अंदर भी रिटर्न प्रोसेस हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी रिलीफ मिलती है। क्योंकि अगर रिफंड का पैसा गवर्नमेंट के पास अटका रहेगा सर, वो भी एक तरीके का लॉस ही रहता है। तो अगर देखा जाए तो सर डिजिटाइजेशन इंडिया की तरफ जब मूव हो रहा है किसी चीज को लेकर के, तो ऑब्वियसली बात है सर, ये एक अच्छी खासी, जिसे कहते हैं कि बढ़ते इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं सर ये चीजें। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखा जाए तो सर मेरी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता है सर। और उद्योगपतियों के साथ साथ मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा गया है सर इस बजट में। चलिए ठीक है, आपको ये लगता है कि इसमें ध्यान रखा गया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज नहीं है। अशोक भुनानीवाला जी, उद्योगपति हैं आप, और अभी हम लोग एमएसएमई को लेकर के देख रहे थे कि बहुत सारे एलोकेशंस हैं और बहुत कुछ आप लोगों को एक तरीके से पुश करने की कोशिश भी है। क्या संतुष्ट हैं इस बार के बजट से कि उद्योगपतियों के लिए है इस बजट के अंदर कुछ? ये कहना है कि इसमें जो बजट का प्रोविजंस किया गया है, एमएसएमई की जैसे बात चल रही थी, एमएसएमई के अंदर जो इन्होंने 9,000 करोड़ रुपया का जो प्रोविजन किया है वो एक अच्छा प्रोविजन है, बट ये बहुत कम है। जैसे हम ऊंट के मुंह में जीरा देते हैं वैसे ये प्रोविजन दिया है। लघु उद्योगों को आज बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। जब तक हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आज सबसे ज्यादा जो 80% जो आपको ये लगता है कि टोटल बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है? अशोक भुनानीवाला जी, उद्योगपति टोटल और अभी हम लोग एमएसएमई को लेकर के देख रहे थे कि टोटल जो पॉपुलेशन है हमारी, जो टोटल इनकम है उसका 80% जो स्रोत है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे को मिलता है। और उसके अंदर सिर्फ 9,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन दिया है इन्होंने, जो कि बहुत ही कम है। दूसरा, जो इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए 30 जो संयंत्र बनाने की बात की है, जो विश्वविद्यालय बनाने की बात की है, उससे भी मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के लिए बहुत कम है। इससे हम लोग स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। ये तो बहुत थोड़े हैं और पूरे देश में कम से कम 300 से ज्यादा ऐसे केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि हम लोग स्किल श्रमिक पैदा कर सकें और हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा हो सके। ये मेरा इसमें वर्जन है और इसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं। मैं समझता हूं कि इसमें पूरा तरह से ये बजट जो है संतोषजनक नहीं है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है इंडस्ट्रीज के लिए भी उस तरीके से नहीं है जो आप लोग चाह रहे थे। स्वामी इंद्र, किसान नेता हैं आप, कुछ मिला किसान को क्या इस बजट से? देखिए आयुष जी, मुझे लगता है कि 8 साल की अनुभवहीन सरकार को आज किसानों ने समझ लिया। जहां देश के प्रधानमंत्री 2016 में कह रहे थे कि किसान की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, तो किसान बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज वित्त मंत्री आएंगी और किसान की आय के ऊपर चर्चा करेगी कि उनके अमृत काल के अंदर किसान की आय का क्या हुआ। आज किसान को जस का तस कर दिया, ऊपर से 20 लाख करोड़ रुपए का जो इन्होंने ऋण देने की बात की, तो मैं समझता हूं कि सरकार किसान को कर्जे में डुबाने की बात कर रही है, कहीं भी उसको उभारने की बात नहीं कर रही। कर्जा तो हमें पूर्व की सरकारों में मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारे बुजुर्ग बैंकों के अधीन नहीं थे, बैंकों तक नहीं गए थे, हम लोग बहुत खुशहाल थे। किसान का अनाज, 2 क्विंटल अनाज किसान अगर बेचता था तो 1 तोला सोना, यानी उस जमाने का 12 ग्राम खरा सोना हमारे घर आता था। आज हमारी फसल कई गुना बढ़ गई है खेतों के अंदर, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि हम कितनी फसल बेचें कि हमारे घर में 1 तोला सोना आज का 10 ग्राम हमें प्राप्त हो जाए। इस बजट में सोना महंगा हो गया, किसान की आय कई गुना नीचे गिर गई। ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जब सोना महंगा हुआ तो फसल की चर्चा नहीं हुई। किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि एमएसपी को लेके सरकार बात करेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं,
वही बात जब किसान करता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, नीचे स्तर पर चली जाएगी। पर वही एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर इंडस्ट्री बात करता है, यानी कि चीनी मिल बात करती है कि हमें एमएसपी दे दीजिए, कम से कम 3500 रुपए क्विंटल हम चीनी बेचेंगे तब जाके हम बच पाएंगे, तो सरकार उनको एमएसपी देने के लिए तैयार हो जाती है कि वो एमआरपी बेचे, भले कहां बेचे। किसान तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा था, सरकार ने इस बजट में उसकी चर्चा तक नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि किसानों के लिए एमएसपी को लेके हमने कमेटी बना दी है। जब कमेटी इन्होंने बनाई हुई है तो कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? यानी कि कहीं न कहीं किसान को, इस देश के कमेरे को लुटेरे के पास खड़ा कर दिया गया है कि जितना तेरी मर्जी हो उसको लूट लो। ठीक है, आपका कहना है कि किसान को बहुत ज्यादा निराश किया गया, किसान को कुछ नहीं मिला है। अब अहलूवालिया जी, देखिए सबने अपनी अपनी बात रखी है। आप लोग तो लगातार कह रहे हैं कि समावेशी बजट है, मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं, वित्त मंत्री बार बार इस बात को कह रही थी कि ये बजट तो हमने सबका ध्यान रख करके बनाया है। यहां पर बैठे हुए दो लोग हैं, अब देखिए एक किसान वर्ग से, दूसरे उद्योगपति संतुष्ट नहीं है कि वो जो चाह रहे थे उनको मिला नहीं बजट से। अब कैसे कह रहे हैं समावेशी है? सबसे पहले तो जनता ने इस बजट को बहुत सराहा है, किसान ने भी सराहा है। हो सकता है पैनलिस्ट की अपनी अपनी शंका हो, मैं 3 बातें आपके सामने प्रमुखता से रख रहा हूं। पहली, किसानों के लिए 2014 से लेके 2023 तक आज तक जितना किसान का लाभ हुआ किसी भी सरकार ने किया, मेरे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आज तक किसान को जितना भाव इस सरकार ने दिया किसी सरकार ने नहीं दिया। आज एमएसपी की जो बात है बिल्कुल सही है, एमएसपी के ऊपर कमेटी बन रही है, एमएसपी के ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे मित्र अभी कह रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड से, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये योजना शुरू हुई थी, आज वो किसान मालो माल है, आज वो कर्जदार नहीं है। आज वो व्यक्ति कर्जदार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड का मिसयूज किया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज इस बजट के माध्यम से आम जनता बड़ी खुश है, और इस जो टैक्स का जो स्लैब है, इस जो बहुत समय से मांग थी कि इसको बढ़ाया जाए, ये 5 से 7 लाख करने से जब मार्केट के अंदर पैसा आएगा उससे छोटे व्यापारी को भी फायदा मिलेगा, उसको किसान को भी फायदा मिलेगा, उसको मजदूर को भी फायदा मिलेगा। जब मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च होता है निश्चित रूप से हर वर्ग को इसका लाभ मिलता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जहां तक ये अमृत काल का बजट, ये बड़ा दूरगामी बजट है, और मैं सभी मित्रों से भी प्रार्थना करता हूं इस बजट को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद फिर डिबेट करें, कोई दिक्कत नहीं। उनकी अपनी शंका, किसान को जो मिलना चाहिए निश्चित रूप से मैं कहता हूं उसको किसान को मिलना चाहिए, उसके लिए एमएसपी की कमेटी है। लेकिन मैं जब मेरे प्रवक्ता जब मेरे टीवी डिबेट के ऊपर बैठकर जब ऐसी बातें उसको छुपाते हैं, वो कहते कि भाई कम मिला है, मुझे अच्छा लगता, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि मैं पहले भी रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि 2014 से लेकर 2023 तक आज तक जो किसानों के लिए सरकार ने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। अब रही जहां तक हेल्थ की बात, हेल्थ के ऊपर भी अभी कह रहे थे कि बजट कम कर दिया, हेल्थ के ऊपर भी ये सरकार गंभीरता से है। आरोग्य अपना आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और हरियाणा में चिराग कार्ड से इतने लोगों को 29 लाख को तो हरियाणा के अंदर इसके अंदर चिरायु कार्ड के साथ जोड़ा गया है। और मैं कहता हूं आज इससे गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा लाभ मिला है। और निश्चित रूप से अहलूवालिया जी, यहाँ पे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो बात थी, वो बात जो बात अर्थशास्त्री ने कही वो ये कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपने, ठीक है अच्छी बात है कि आप हेल्थ की स्कीम पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोग को इलाज मिलेगा कैसे अगर अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे? आज अच्छे अस्पताल हैं और अच्छे अस्पताल के लिए 157 एम्स और नर्सिंग कॉलेज बनाने का प्रोविजन इसके अंदर डाला गया है। और इसके अंदर तो वो बजट कम क्यों किया हेल्थ का आपने? उनका सवाल ये था। बजट, मैं ये कह रहा हूं बजट के अंदर डाला गया। देखिए क्या होता है कि निश्चित रूप से जब ये बजट को बारीकी से पढ़ा जाएगा उसकी सारी चीजों का समझ में आ जाएगा। एकलव्य विद्यालय के नाम से 38,000 टीचर्स का 2200 करोड़ रुपए किसानों को बागवानी के लिए इसके अंदर बजट रखा है कि अगर किसान अपनी बागवानी को बढ़ाएंगे तो 2200 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए है। किसान की आय दुगनी करना हमारा लक्ष्य है। निश्चित रूप से किसान की आय डबल होनी चाहिए। जब फूल की खेती होगी, जब
कुछ बातें ऐसी हैं, अगर डिबेट में जाऊंगा दूसरा विषय आ जाएगा। किसान की आय बढ़नी इस देश के लिए बहुत जरूरी है, और मेरे किसान मित्र जब टीवी डिबेट पर बैठे तो वो किसानों के लिए जो कुछ है उसकी भी चर्चा करते हैं तो अच्छा लगेगा। और किसान के लिए जितना भी दिया जाए सरकार उसके लिए बड़ी गंभीरता से आगे भी देने के लिए तैयार है। अभी मैं निश्चित रूप से एक बात बताना चाहता हूं कि हर वर्ग के लिए हमने इसके अंदर ध्यान रखा है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो महिला हो। महिला के लिए हमने 2 लाख रुपए 7.5% का वार्षिक बचत पत्र जारी किया है। उसके लिए नगर निगम के लिए बॉन्ड का प्रोविजन किया है। उसके बाद भी हमने जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको उनकी जो सेविंग थी 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक की है। ठीक है। और निश्चित रूप से हर यही तो सब लोग यही कह रहे हैं कि देखिए विजन तो आप हमेशा रखते हैं, पिछली बार के भी बजट में आप विजन रखते हैं, लेकिन वो धरती पर या धरातल पर उतार कितना पाते हैं, सवाल इसको लेकर के भी आपने एलोकेशंस तो कर दिए, या आप कह भी रहे हैं कि आप ये करेंगे, लेकिन आपने कहा ना ये लंबा विजन है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो वो इंतजार कितने दिन करेगी जनता? 8 साल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 29 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड मिल चुके हैं हरियाणा के अंदर। ये विजन नहीं है, ये लागू कर दिया गया है। और इसी प्रकार किसान को सबसे बड़ा देखिए फिर से यहाँ पर दोहराया विजयपाल अहलूवालिया जी भी कह रहे हैं, हालांकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं सब लोग ये दावा कर रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि सबका समावेशी विकास है। क्यों निराशा हुई कांग्रेस पार्टी को? निराशा क्यों है? पहला राज्य है ठीक है, 14 वर्ष में 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। ठीक है। हेलो, हाँ गर्ग साहब, निराशा क्यों है बजट से? आयुष जी, निराशा की बात इसलिए है, देश की जनता को, छोटे मध्यम व्यापारियों को बहुत ज्यादा इस बजट से उम्मीद थी, क्योंकि 8.5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने जनता के हित के अंदर कोई योजना लागू नहीं की। यह उम्मीद थी इस बजट के अंदर छोटे मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी। महंगाई से, जो महंगाई सर चढ़कर बोल रही है देश के अंदर, अनाप शनाप महंगाई है, महंगाई से जो देश की जनता जूझ रही है उससे राहत मिलेगी। मगर किसी प्रकार की राहत ना तो महंगाई से मिली, ना छोटे मध्यम व्यापारी को किसी प्रकार की राहत मिली। जीएसटी के तहत, जीएसटी किसे लागू किया? केंद्र सरकार जीएसटी लेकर आई, और जीएसटी के तहत ही अनाप शनाप टैक्स इस सरकार ने लगाई। मैं यही बताना चाहता हूं, जहां हमें उम्मीद थी, ये जब मेरे किसान नेता बैठे हैं, जैसे खेती में उपयोग आने वाली दवाई है, खाद है, बीज है, और उनके जो मशीनरी पुर्जे हैं, हमें उम्मीद थी भाई उनके ऊपर टैक्स फ्री किया जाएगा, क्योंकि खाद पर टैक्स नहीं था, दवाइयों पर टैक्स नहीं था। इसी सरकार ने जीएसटी के तहत लाकर उस पर टैक्स लगाने का काम इसी सरकार ने किया। जहां तक कि ये उम्मीद थी रसोई गैस, ये सरकार क्या कहती थी कि हमारी सरकार आने पर हम 250 रुपए रसोई का गैस का सिलेंडर कर देंगे। हमें उम्मीद थी भी जो 1100 रुपए की है कुछ इसमें कम करेंगे, वो भी नहीं किया। जो पेट्रोल डीजल की बात थी उसमें भी कम नहीं किया। जहां तक कि शिक्षा ले लो आप, शिक्षा का जो मामला है, मेरे साथी बोल रहे थे बार बार, शिक्षा का हिसाब लगा लोगे, बजट के अंदर शिक्षा के लिए कोई अच्छा प्रावधान नहीं है। जहां तक हरियाणा के अंदर 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ये सरकार बंद कर चुकी है। स्कूल की हालत देख लोगे, खस्ता हालत में स्कूल है। स्कूलों में मूलभूत सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि बैठने के लिए बच्चों के लिए बेंच तक स्कूलों के अंदर नहीं है। ऐसी स्थिति तो स्कूलों की है। अब ले लो आप स्वास्थ्य की आप हरियाणा के सरकारी स्कूल देख लो, अपने हॉस्पिटल देख लो। कोई आदमी वहां अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए इलाज कराने के लिए, तो वो ठीक भी होना है तो भी बीमार हो जाए, वहां ना तो कोई सफाई है, बेड देख लो सड़े हुए बेड पड़े हैं, ना किसी प्रकार की सरकारी स्कूलों में, अपने हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा है। बात ये करते भी हमने बहुत अच्छा बजट पेश कर दिया। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि किसको आज दी? एक सिर्फ मैं उनके लिए इनको 2 नंबर जरूर दूंगा। जो 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट थी उसमें इन्होंने 3 लाख रुपए कर दी, और वाह कर रहे हैं, ओ हमने छूट दे दी। और एक नई बात आता हूं, जो 5 लाख से 7 लाख की जो छूट देने की बात कर रही है, ये भी आंकड़ों का खेल है।
5 लाख जो 7 लाख की गई है, इसमें 1.5 लाख रुपए एटीसी की जो छूट होती थी 1.5 लाख रुपए की, वो इसमें ऐड होगी। जो नई पॉलिसी लेगा 1.5 लाख उसमें ऐड होगी। 5 पहले थे 6.5, वही 50,000 की छूट 7 लाख में मिली है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। मैं इस बात को अच्छी तरह नहीं, ये बात आपने बहुत बढ़िया प्रश्न है। सागर सिंगला जी, मैं मेरे दर्शकों के लिए भी सागर सिंगला जी से मैं समझ लेता हूँ। सागर सिंगला जी देखिए, ये जो सवाल है ना, ये सुबह से बार बार उठ रहा है। एक तो पुराना टैक्स रिजिम नया, और दूसरा ये क्या परिवर्तन है, क्योंकि लोग ये करें तो आंकड़ों की बाजीगरी, ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। सिंगला जी यही बताना चाहता हूँ, मैं सिंगला जी से एक बार सिंगला जी से जो नहीं, हम पॉलिसी, हमारे पास पॉलिसी है, जो पॉलिसी के अंदर हमें छूट मिलती थी, जो हम बीमा पॉलिसी ले ले या स्वास्थ्य पॉलिसी ले ले, या हमने रिहाइश के लिए जो लोन लिया है उसके अंदर 1.5 लाख की छूट थी, वो छूट इन्होंने खत्म कर दी। एटीसी की जो नाम ही खत्म कर दिया। ठीक है, आपका ये कहना आंकड़ों की बाजीगरी है, और दूसरा ये है कि लोगों के लिए कुछ है नहीं। सागर सिंगला जी जरा ये समझाएं, क्योंकि ये आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे हैं। एक तो पुराने और नए स्लैब में क्या परिवर्तन है, जो पुराने लोगों ने ऑप्ट कर रखे हैं रिजिम, उसमें, और इसके अलावा नए टैक्स स्लैब में जो कंपनियां होती है, कंपनियों के ऊपर इन्होंने क्या है 22% अधिकतम टैक्स लेते हैं। छोटे मध्यम व्यापारी, यहाँ तक कि छोटे उद्योगपति, यहाँ तक कि आप लगाओगे आम जनता पर 30% इनकम टैक्स लेते हैं, जबकि छोटे मध्यम। ठीक है, आपका ये कहना है कि ये दिखाने के लिए है, ऐसा कोई राहत बहुत बड़ी दी नहीं है इन्होंने। ठीक है, चलिए सिंगला जी मैं सिंगला जी से समझता हूँ। सिंगला जी जरा ये राहत समझाइए, ये टैक्स स्लैब वाली राहत समझाइए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। सागर सिंगला जी, ठीक है, गर्ग साहब देखिए, मैं सिंगला जी से समझता हूँ एक बार। सागर सिंगला जी। हाँ जी सर, जो रिज्यूमे हैं वो 2 तरीके के टैक्स रिज्यूमे होते थे। पिछली लास्ट जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, तब ये था कि 5 लाख रुपए तक की कोई इनकम टैक्स पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उससे ऊपर इनकम हो जाती थी तो न्यू रिज्यूमे के अंदर, यानी कि उसके अंदर फिर आपको टैक्स स्लैब वाइज चलता था। और हमारा एक सेक्शन होता था जो हमारा डिफॉल्ट स्कीम में जाते थे, जिसके अंदर हमारा था 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट हुआ करती थी, जो आज की डेट में 3 लाख रुपए कर दी गई है, और उसके स्लैब रेट चला दिए गए हैं सर। तो सर एक डिडक्शन होती थी 87A सेक्शन के अंतर्गत। उस डिडक्शन के अंदर था सर 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट मिलती थी, जो बेसिकली ये कहती थी कि 5 लाख रुपए तक की इनकम को छूट मिल चुकी है आपको। इसका मतलब ये था सर, अगर किसी की इनकम का दायरा 5 लाख रुपए से ऊपर होता था तो उसको वो 12,500 रुपए टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो आज की डेट में अगर गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए का बेनिफिट दिया है, तो इट मींस है जो स्लैब रेट इन्होंने दिए हैं, यानी कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। जो लोग पुराने रिजीम में जो लोग अभी भी अपने आप को जिन्होंने रखा हुआ है, जो लोग उसी के तहत अपना जो इनकम टैक्स है वो डिटेक्ट करते हैं या भरते हैं, उनके लिए क्या हम ये मान कर चलें कोई छूट नहीं है? ये नए जो स्लैब है उसके लिए है, ये नई रिजिम? नहीं सर, पुराने वालों के लिए भी तो आपको बता रहा हूँ ना कंप्लीट बात को सर। अगर जो पुराना रिज्यूमे होता था सर, उसको मैं रिपीट करता हूँ। पुराना रिज्यूमे क्या होता था कि 0 से 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 5% लगता था, 5 लाख से 10 लाख पे 20% लगता था, और 10 लाख से ऊपर 30% लगता था टैक्स रेट। इसका मतलब क्या था सर, अगर किसी की इनकम 5 लाख से नीचे हुआ करती थी तो उसका जो भी टैक्स बनता था उसका अप टू 12,500 रुपए तक का गवर्नमेंट रिबेट देती थी अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। जी। ठीक है, तो वो एक इफेक्टिवली देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जम्प्ट कर देता था। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर किसी की इनकम 5,10,000 है तो उसको वो रिबेट नहीं मिलती थी। जी। उसके लिए नॉर्मल स्लैब रेट चलते थे। आज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्लैब रेट भी चेंज कर दी है। उसके अकॉर्डिंग जो 12,500 रुपए की रिबेट हुआ करती थी वो 25,000 की कर दी गई है। इट मींस सेक्शन 87A के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है सर, फाइनेंस बिल 2023 ला करके। और उस बिल में ये है कि सर जो 12,500 की रिबेट मिलती थी, यानी कि 25,000 कर दी। सिंपल सीधी सी बात है सर कि 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो चुकी है। इट मींस अगर आपकी इनकम 8.5 लाख की और आप 1.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर मिलती है, उससे आप अपनी इनकम को 7 लाख ले आ सकते हैं, और 7 लाख के बाद आपको 25,000 रुपए का टैक्स 7 लाख की जो छूट मिली है उसमें ये तो बताइए 1.5 लाख रुपए ATC की जो छूट थी वो इसमें ऐड होगी? किसी ने लोन ये तो आप बताइए इसके अंदर साथ में बार 7 लाख का आप लोग गीत गा रहे हो। 7 लाख की छूट में कोई कंप्लीट 7 लाख की छूट मिली है क्या?
ये बताइए, कंप्लीट 7 लाख की ठीक छूट है नहीं है। गर्ग साहब ये समझ लेते हैं भाई, ठीक है समझते मैं हैं। बता रहा हूँ, ये नहीं सीए ठीक साहब है बता गर्ग रहे साहब, देखिए क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए ना भाई। अब सागर सिंगला जी सीए हैं, मुझे लग रहा है वो बेहतर बताएंगे ना, सिंगला जी बेहतर बताएंगे। ठीक है गर्ग साहब 1.5 लाख रुपए का जो नहीं गर्ग साहब ठीक है भाई, आपका वैलिड पॉइंट है, इसलिए मैंने वो सवाल भी पूछा, और ये सबके जहन में, ये सबके जहन में गर्ग साहब, ये सबके जहन लाख पे में। पूरी पे नहीं है। सिंगला जी इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन सिंगला जी देंगे, क्योंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट है। क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स दूसरे और मिलने चाहिए थे, वो बेनिफिट्स इसमें रिज्यूम कर लिए गए हैं। और जो एटीजी की बात वो कर रहे हैं बजरंग दास जी, वो भी सही कर रहे हैं। एटीजी का जो छूट का दायरा था 1.5 लाख रुपए का, वो भी खत्म कर दिया गया है। सिंगला जी तो ये सही कह रहे हैं, सिंगला जी क्लैरिफाई इसमें और ज्यादा करें। ये सवाल बहुत वैलिड है भाई, ये क्लैरिफिकेशन लेते ना, सिंगला जी बताएंगे, वो सबसे बेहतर ये बता दो। सिंगला जी बताइए। जी 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 हाँ जी सर, अभी मैंने जैसे सेक्शन भी खोला हुआ है, तो अमेंडमेंट मैं आपको रीड भी कर सकता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, बकायदा पेज नंबर 58 है फाइनेंस बिल का, उसमें लिख भी रखा है, फॉर द वर्ड्स 12,500 रुपीज द वर्ड्स 25,000 रुपीज हैज बीन रिप्लेस्ड। तो इट मीन सर, जो 7 लाख रुपए की रिबेट इन्होंने दी है, वो 7 लाख रुपए तक की अभी तक जो क्लियरेंस है कि 7 लाख रुपए तक की रिबेट के मतलब वो तब है कि आप 25,000 रुपए तक का आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इट मीन अगर आप एटीसी की डिडक्शन भी लेते हैं तो भी आपको 7 लाख रुपए तक का रिबेट का बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है अमीरुल्ला खान जी, अब मुझे ये बताइए अमीरुल्ला खान जी, दो सवाल हमेशा रहते हैं जब भी बजट आता है। एक तो हम लोग महंगाई देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि भाई नौजवानों या बेरोजगारों के लिए क्या हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब आप पैसा डाल रहे हैं अंदर, क्योंकि वित्त मंत्री इस बात को कह रही थी कि आप ये कैसे कहते हैं भाई, जो भी योजनाएं या परियोजनाएं चल रही हैं, इट मींस कि बिना मैन पावर के तो नहीं हो रही, लोगों के हाथ में काम जा रहा है। लेकिन क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करके महंगाई या बेरोजगारी इसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश है, या इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इस पर फोकस है सरकार का? नहीं, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस बजट में वो जो 2 बड़े मुद्दे थे, महंगाई की और बेरोजगारी की, वो दोनों पे कुछ नहीं कहा है। यानी कहीं पे ना उसका जिक्र किया है, ना कहीं पे ये कहा है कि हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए। देखिए हो ये रहा है कि अभी जो टैक्स की भी बात हो रही थी, ये सारा जो कंफ्यूजन है उसमें मैं एक साफ बात बता दूं आपको कि 90% आबादी हमारी वो 3 लाख रुपए से कम कमाती है। तो 90% लोगों के लिए ये टैक्स की छूट कोई मायने नहीं रखती। और जो 4-5% लोग हैं जो 5 और 7 लाख के बीच में हैं, उन लोगों को ये थोड़ी 1,000 रुपए का फर्क पड़ेगा हर महीने में। बस आप देखिए कि इसमें तशवीशनाक बात ये है, इसमें परेशानी की बात ये है कि इसके आड़ में वो एक चीज जो सरकार ने की वो हम भूल रहे हैं, वो ये कि जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाता था उसको छूट दे दी। यानी ये बात समझ ही में नहीं आई कि हमारे पास जो 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो 5 करोड़ बहुत पैसा होता है, उनको छूट देने का मतलब क्या था, उनको छूट देने की क्या वजह होती थी। तो ये मुझे इस बजट में ये लगता है कि हमारा सारा ध्यान उन 7-8% लोगों पे है जिनके पास वैसे ही बहुत पैसा है। वो जो 90-92% लोग हैं जिनके पास नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है। इसमें ये भी बात कहना चाहूंगा मैं, जो लोग और इससे ज्यादा बड़े लोग हैं उनको 30% इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, उससे कम वालों को 30% इनकम टैक्स भरना पड़ता है। जो 5 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं उनको तो 10% टैक्स भरना पड़ता है। कितना बेनिफिट वो पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। वो जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, वो आज भी त्रस्त है। देखिए टीवी के ऊपर बैठकर सही आंकड़े पेश कीजिए। 39 सिर्फ 4% का फर्क पड़ा है पानीवाल जी। बात बजट 4% का नहीं है चाहिए, ये बहुत देखिए आप जो वास्तविकता है वो समझना पड़ेगा। वास्तविकता रहेगी, वास्तविकता ये है आज 80 करोड़ बजरंग जी 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, इनकम टैक्स देते हैं। देश के गरीब लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल शौकीन सही कहा, जो बड़ी कंपनियां वाले हैं उन पर तो इनकम टैक्स कम है। छोटे और मध्यम व्यापारी जनता पर इनकम टैक्स ज्यादा है। पेट में दर्द हो रहा है। ये उल्टा काम कर रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े सेक्टरों को छूट दिए जा रहे हो, और छोटे और मध्यम जो लोग हैं उनको लगते जा रहे हो। चलिए ठीक है गर्ग साहब, देखिए गर्ग साहब विपक्ष में होने के नाते आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो। सत्ता पक्ष ने चूंकि बजट पेश किया तो वो इसकी अच्छाई बताएगा। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के लिए हम लोगों को इकोनॉमिक्स से समझ लेना चाहिए, अर्थशास्त्री। मुझे लगता है कि इसका एक बेहतर एक
न्यूट्रल विश्लेषण कर लेते हैं ना हम लोग। सर देखिए, आप लोगों की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, अभी इतने मुद्दे हैं देश के अंदर, आप लोग खूब राजनीति करिएगा, कम से कम बजट का एनालिसिस हो जाने दीजिए, बजट का एनालिसिस हो जाने दीजिए। गर्ग साहब और अहलूवालिया जी, ठीक है, आप लोग के पास बहुत मुद्दे हैं, आप संतुष्ट नहीं होंगे गर्ग साहब, और बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जाएगा कि भाई अच्छा बजट है क्योंकि उन्होंने पेश किया। सर एक सेकंड, न्यूट्रल एनालिसिस तो होने दीजिए भाई आप लोग। अरे अर्थशास्त्री जी की बात को सुन लेंगे आप लोग, उनकी बात को सुने सर आप लोग। ठीक है, एक सेकंड, अमीरुल्लाह खान जी कंप्लीट करें आप। अमीरुल्लाह खान जी, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये तय करना चाहिए कि हम जब बजट बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं। क्या हम 90% गरीबों के लिए बनाते हैं, या 4% मध्यम वर्ग के लिए बनाते हैं, या 4-6% बड़े लोगों के लिए बनाते हैं। एक साफ सी बात यह है कि अगर हमें किसी के तवज्जो देनी चाहिए तो वो 90% है। उस 90% को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो तो 3 लाख से कम ही कमाता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आपने 5 लाख दिया 7 लाख। तो बहुत योजना में 90% लोगों को फायदा दिया है। सुनिए, मैं कंप्लीट कर दूं। मैं कह रहा हूँ ये जो टैक्स की छूट की बात, 90% बनाने में भी तो आप लोगों का योगदान है। वो 90% भी तो आंकड़े वो कांग्रेस का योगदान भूल गया। कांग्रेस का योगदान भूल गया। 90% पहुंचाने में भी आप ही का योगदान। देखिए कांग्रेस 80 करोड़ लोगों को हम 1 साल का भोजन की स्कीम करी, वो गरीब लोग नहीं है। चलिए ठीक है, अमीरुल्लाह खान जी, 80 करोड़ लोगों को करने में आता हूं, गरीब आदमी को खाना खिला रहे हो, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अमीरुल्लाह खान, ये 80 करोड़ थे नहीं पहले, 2014 ठीक है, आपकी नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा एक सेकंड अमीरुल्लाह खान जी। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हमें जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उनको हमने छूट दी है। आप देखिए कि वो लीव एनकैशमेंट को 25 लाख कर दिया। कितने लोग हैं जिनको 25 लाख रुपए का लीव एनकैशमेंट मिलता है? हमने कहा है 2 लाख रुपए हम औरतों को 7.5% पे देंगे। कितनी औरतें हैं जो 2 लाख रुपए डाल सकती हैं बैंक में? इस बजट का मसला ये है कि ये बहुत छोटे से वर्ग को बहुत सारी चीजें दे रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन जिनको तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कही, जिससे हम बड़े खुश हुए, वो ये कहा कि ये इंक्लूसिव। लेकिन अमीरुल्लाह खान जी, 8 साल तक जब ये टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब भी तो यही बात लेकर के क्रिटिसिज्म होता था कि भाई कम से कम टैक्स में तो राहत दे दीजिए। वो 8 साल तक कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने सुना, और इस बार दिया तो अब ये है कि भाई वो 1% है, 2% है, 4% है, राहत तो हमने कभी नहीं कहा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि गरीबों की महत्व जो है बजट में, वो उन लोगों का होना चाहिए जो सबसे गरीब है। और ये नीति आयोग ने कहा है कि 90% लोग वो हैं जो 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं। वो 90% के लिए हमें चाहिए था कि हम नरेगा की रकम बढ़ाते, हम एजुकेशन की रकम बढ़ाते, हम हेल्थ की रकम बढ़ाते। उन गरीब लोगों को ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उन लोगों को महंगाई बहुत बड़ी बात होती है। हमने महंगाई के लिए कुछ नहीं किया इस बजट में। ये 4 चीजें लेके आप जितनी भी बारीकी से बजट पढ़ें, आप इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि गरीबों के लिए हमने क्या किया इस बजट में। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि बजट आज वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है। सरकार का पक्ष यह है कि इसमें हमने समावेशी विकास को ध्यान में रखा है। विपक्ष का यह कहना है कि इससे निराशा हाथ लगी है, और अब आम जनता यह तय करेगी कि उसको इस बजट से क्या मिला है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।